आप में से अक्सर लोगों ने ये मशहूर ज़माना कौल सुना होगा कि झूठ इतनी बार बोलो और मुसलसल बोलो कि लोग उसे सच समझने लगें। ये अल्फाज नाज़ी हिटलर के प्रोपेगेंडा इंचार्ज जोसेफ गोइबल्स के हैं। गोइबल्स का ये भी कहना था कि बेहतरीन प्रोपेगेंडा ये है कि चंद नुकात तक महदूद रहा जाए और उन्हें ही बार बार दोहराया जाता रहे ताकि लोग उसे सच मान लें। नाज़ी हिटलर के दौर में जर्मनी में प्रोपेगेंडे के लिए एक मखसूस वजारत मिनिस्ट्री फॉर पब्लिक इनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडे के नाम से कायम थी। 1933 में हिटलर के इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद जोसेफ गोइबल्स को इसी वजारत का इंचार्ज बनाया गया। तमाम सहाफ़ियों, अदीबों और फनकारों को इस प्रेस वजारत के साथ रजिस्टर्ड होना लाजमी था। नाज़ी अपने मकासद के असूल के लिए प्रोपेगेंडे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एडोल्फ हिटलर पहली जंग अजीम के दौरान अलाइड पावर्स के प्रोपेगेंडे से मुतासिर था और हिटलर का ख्याल था कि 1918 में जर्मन होम फ्रंट और नेवी का मोराल गिरने की एक बुनियादी वजह अलाइड पावर्स का प्रोपेगेंडा था। हिटलर तकरीबन हर रोज़ गोइबल्स से खबरों पर बात करने के लिए मुलाकात करता था और गोइबल्स इस मौजू पर हिटलर के ख्यालात हासिल करता और इसके बाद गोइबल्स वजारत के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात करके आलमी वाक़यात के बारे में पार्टी बयाने से मुतालिक आगाह करता था। ब्रॉडकास्टरों और सहाफ़ियों को खबरों को फैलाने से पहले पेशगी मंजूरी की ज़रूरत होती थी। पोस्टरों के साथ साथ नाज़ियों ने अपने नज़रियात को फैलाने के लिए मुतअद्दिद फिल्में और किताबें तैयार की हुई थी। नाज़रीन, प्रोपेगेंडे में वो कौन सी ताकत थी कि यूरोप की सबसे पढ़ी लिखी अजीम जर्मन कौम इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई। आजकल की सियासी जमातें लोगों के जहनों को चेंज करने के लिए कौन कौन से प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करती हैं? क्या प्रोपेगेंडा जंग के दिनों में भी इस्तेमाल होता है? और हाँ, वो कौन से तरीके हैं जिनको अख्तियार करके हम प्रोपेगेंडे से बच सकते हैं? मैं हूँ हमजा आदिल और आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। प्रोपेगेंडा सियासी मैदान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सियासी जमातें सामेईन और नाजरीन की परसेप्शन और ख्यालात को चेंज करने के लिए गुमराहकुन बयानात हत्ता कि झूठ का भी इस्तेमाल करती हैं। लॉबिंग और इश्तिहारबाजी सभी प्रोपेगेंडे की शक्लें हैं। 20वीं सदी से पहले तस्वीरें और प्रिंट मीडिया प्रोपेगेंडे के अहम टूल्स थे। वक्त के साथ साथ रेडियो, टेलीविज़न, मोशन पिक्चर्स और इंटरनेट भी प्रोपेगेंडा फैलाने के ज़राए में शामिल हो गए। डिक्टेटर्स और अथॉरिटेरियन रिजीम्स अवाम की हमायत हासिल करने और इसे बरकरार रखने के लिए प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करती हैं। सियासी जमातें कई दहाइयों से प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और IT इनकलाब ने प्रोपेगेंडे को एक नई शक्ल दे दी है जिसे डिजिटल प्रोपेगेंडा कहते हैं। इसमें गुमराहकुन और सीधो मालूमात शेयर की जाती है जो कि मुख्तलिफ डिजिटल चैनल्स के ज़रिए राय आमों को हमवार करती है। इसमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल शामिल है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ट्रेंड चलाए जाते हैं। डिजिटल प्रोपेगेंडा में मुख्तलिफ सियासी दड़ों की जानब से अपने अपने एजेंडे को फ़रोग़ देने के लिए बोट्स से भी काम लिया जाता है। ये बोट्स मखसूस कामों को इंसानों के मुकाबले में तेज़ी से करते हैं, जिनसे बार बार गलत मालूमात फैलाई जाती है। जाली खबरों का एक बड़ा हिस्सा जो हम ऑनलाइन देखते हैं सियासत, मईशत और सकाफत के गिर्द घूम रहा होता है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे में हिस्सा लेने वाले 8% पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने कहा कि इनके न्यूज़ रूम्स में मालूमात की तस्दीक नहीं होती और वो अक्सर गुमराहकुन मालूमात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। जदीद दौर में सियासी प्रोपेगेंडे को अवाम के लाशऊर के साथ इस तरह जोड़ दिया गया है जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की तरह नज़र नहीं आता। जैसा कि रूसी शतरंज के माहिर और जमहूरियत के वकील गैरी कास्परोव ने कहा था,
जदीद प्रोपेगेंडे का मकसद सिर्फ गलत मालूमात देना या एजेंडे को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि इससे तनकीदी सोच और सच्चाई को ख़त्म करना भी है। यही मामला पाकिस्तान के साथ भी रहा है, जहां हुक्मरानों के इंतखाब के लिए अवाम की रजामंदी को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि ज़्यादातर लोग ना सिर्फ आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं, बल्कि कभी ये सवाल नहीं करते कि आखिर पाकिस्तान में चंद ख़ानदानों के अलावा लोग लीडरशिप पोजीशन पर क्यों नहीं आ सके और वो नज़रियात को छोड़कर शख्सियात के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। प्रोपेगेंडा इन लोगों को जल्दी मुतासर करता है जिनके ख्यालात पहले से इस प्रोपेगेंडे के मटीरियल से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे लोगों को ट्रैप करना आसान होता है। मसलन अगर कोई शख्स एक सियासी जमात का रुकन है तो वो शख्स इस सियासी जमात की झूठी तारीफ़ें भी बग़ैर तहकीक के जल्दी कबूल कर लेगा और अपनी मुखालिफ जमात की अच्छाई को भी जो हक़ाइक़ पर मबनी होगी उसे तस्लीम नहीं करेगा। इसी वजह से प्रोपेगेंडा अक्सर इन लोगों से किया जाता है जो पहले ही इस एजेंडे के साथ हमदर्दी रखते हों। आजी और नफ्सियाती हरबों पर मबनी मुतअद्दिद टेक्निक्स को प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपेगेंडा करने वाले ऐसे दलाइल इस्तेमाल करते हैं जो बाज़ औक़ात कायल होने के बावजूद ज़रूरी नहीं होता कि दुरुस्त हों। प्रोपेगेंडे का एक अहम टूल अपने मुखालिफ की राय या नज़रिए पर बात करने के बजाय इसकी ज़ातियात पर हमला करना है। प्रोपेगेंडे को फैलाने का टूल अपने नज़रियात को किसी बड़ी शख्सियत के कौल के साथ लिंक करना होता है। प्रोपेगेंडे में आम आबादी में खौफ पैदा करके भी हमायत हासिल की जाती है। मिसाल के तौर पर जोसेफ गोइबल्स ने थियोडोर काफ्मीन के इस बयान जर्मनी मस्ट पेरिश को अपने प्रोपेगेंडे में ऐसा इस्तेमाल किया कि अलाइड पावर्स जर्मनी को ख़त्म करना चाहती हैं। इसी तरह प्रोपेगेंडे की एक और टेक्निक बार बार किसी बात को दोहराना है। इसमें किसी बात को इतनी बार दोहराया जाता है कि आम आवाम इसको सच समझने लग जाते हैं। प्रोपेगेंडा करने की एक टेक्निक बैंड वैगनिंग भी है। इस टेक्निक को बी द पार्ट ऑफ क्राउड भी कहा जाता है। बैंड वैगनिंग असर एक नफ्सियाती रुझान है जिसमें लोगों को अक्सरियत के मुताबिक तर्ज अमल अख्तियार करने की तरगीब दी जाती है। प्रोपेगेंडा करने वाले सिर्फ दो चॉइसेस पेश करते हैं, मसलन अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं। हालांकि किसी आइडिया में ब्लैक और वाइट के अलावा एक ग्रे एरिया भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा करने वाले अपने ख्यालात को लोगों का नुक्ता नज़र बनाकर पेश करते हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए किसी शख्स या ख्याल को दुश्मन के तौर पर पेश करते हैं, जैसा कि नाज़ी जर्मन यहूदियों को दुश्मन के तौर पर पेश करते थे। पेचीदा समाजी, सियासी और इक़्तिसादी मसाइल की टेक्निकल सॉल्यूशंस के बजाय सीधा साधा और आसान हल पेश किया जाता है। गैर मुतल्लका डाटा पेश किया जाता है और दावा किया जाता है कि ये दलील को दुरुस्त साबित करता है। मसाइल के जेन्युइन असबाब के बजाय किसी फ़र्द या ग्रोह को कुर्बानी का बकरा बनाना प्रोपेगेंडे की एक टेक्निक है। प्रोपेगेंडा करने वाले जज्बाती नारों का सहारा लेते हैं और फिर किसी फ़र्द या ग्रोह पर लेबल लगाते हैं और गलत नामों से पुकारते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो सिर्फ जज्बाती अपील के तौर पर काम करते हैं जिनके पीछे कोई सदाकत नहीं होती। जैसा कि ईरान में अमेरिका के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात उबारने के लिए ग्रेट शैतान का नारा इस्तेमाल होता है। जंग में प्रोपेगेंडा एक ताकतवर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। दुश्मन को जालिम और गैर इंसानी बनाकर पेश किया जाता है और दुश्मन के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके कौम को यकजा किया जाता है। ये ख़ास अल्फाज के इस्तेमाल, कुछ अल्फाज से इज्तनाब करके या दुश्मन को बाज़ चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जो उसने कभी नहीं की। जंगों में ज़्यादातर प्रोपेगेंडा शहरियों को ये महसूस कराने के लिए किया जाता है कि दुश्मन ने नाइंसाफ़ी की है। शहरियों को ये बावर कराया जाता है कि इनकी कौम एक ख़ास और अजीम मकसद के लिए लड़ रही है। जंग के वक्त मुख्तलिफ ममालिक प्रोपेगेंडा करके अपनी ही सिविलियन आबादी और फौजी दस्तों का हौसला बढ़ाते हैं और साइकोलॉजिकल वारफेयर में प्रोपेगेंडे के ज़रिए दुश्मन की सिविलियन और फौजी दस्तों को निशाना बनाया जाता है। 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला करने और तालिबान के हौसले पस्त करने
और अफ़गान आबादी की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए नफसियाती ऑपरेशन के हरबे इस्तेमाल किए गए। 6 कमांडो 16 त्यारे मकामी रेडियो की नशरियात को जाम करने और मुतबादिल प्रोपेगेंडा पैगामात की तरसील के लिए इस्तेमाल किए गए। पूरे अफगानिस्तान में किताबचे गिराए गए जिसमें उसामा बिन लादेन और दीगर अफराद का पता बताने पर इनामात की पेशकश की गई। अमरीकियों को अफगानिस्तानी अवाम के दोस्त पेश किया गया और तालिबान के मुख्तलिफ मनफी पहलुओं पर जोर दिया गया। इसी तरह 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की क़यादत में अमरीकी इंतज़ामिया ने सेलेक्टिव इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का इंतखाब किया, जिससे ये साबित होता था कि इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। ये रिपोर्ट्स बाद में गलत पाई गईं। ये नाकस मालूमात और अमरीकी मीडिया के ज़रिए इसका फैलाव अमरीका को इराक़ पर हमला करने के लिए काफ़ी था। अमरीका और सोवियत यूनियन दोनों ने सर्द जंग के दौरान बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया। दोनों फरीकों ने अपने अपने शहरियों, एक दूसरे के ममालिक और तीसरी दुनिया के ममालिक पर असरअंदाज होने के लिए फ़िल्म, टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया। अमरीका की इंफॉर्मेशन एजेंसी ने वॉइस ऑफ अमरीका, एक सरकारी स्टेशन को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। CIA ने रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो लिबर्टी को मशरक़ी यूरोप और सोवियत यूनियन में बिलतरतीब खबरों और तफरीही प्रोग्रामों में ग्रे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया। सोवियत यूनियन का सरकारी स्टेशन रेडियो मॉस्को सफ़ेद प्रोपेगेंडा नशर करता था, जबकि रेडियो पीस एंड फ्रीडम सुरमई प्रोपेगेंडा नशर करता था। दोनों फरीक खसूसी मौक़ों के दौरान स्याह प्रोपेगेंडा प्रोग्राम भी नशर करते हैं। 1948 में बरतानिया के दफ्तर ख़ारजा ने इंफॉर्मेशन रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया, जिसका काम BBC और दूसरे ज़राए अबलाग के ज़रिए प्रोपेगेंडा फैलाना था। सोवियत यूनियन ने तालीम के ज़रिए भी प्रोपेगेंडा किया। मसलन स्कूल के निसाब को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि अगर किसी ने तारीख़ सीखनी है तो रशिया की तारीख़ के अलावा और कोई तारीख़ इसे ना मिल सके। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और USSR की इनके मुकाबले में मईशत के बारे में अक्सर झूठ फैलाया जाता था। अंकल टॉम्स केबन जैसे नावलों का भी इस्तेमाल कम्युनिस्टों ने प्रोपेगेंडे फैलाने के लिए किया। इस तरह अमेरिकन CIA जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर शोरा वफाक नावल एनिमल फार्म और 1984 को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हालांकि जॉर्ज ऑरवेल एक सोशलिस्ट था और नावल 1984 को लेफ्ट विंग और अथॉरिटेरियन रजीम्स को जहन में रखकर ये नहीं लिखा गया था। बच्चे प्रोपेगेंडे के लिए एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग और सियाको सबाक को जो उस बात का तयन करने के लिए आया कोई पैगाम प्रोपेगेंडा है या नहीं के लिए तैयार नहीं होते। 1930 और 1940 की दहाइयों में जर्मनी के साथ साथ स्टालिनिस्ट रूस में स्कूलों में प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। नाज़ी जर्मनी में जर्मन नौजवानों को यहूदियों के ख़िलाफ़ राग़िब करने के लिए तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया था। प्रोपेगेंडे या मिस इन्फॉर्मेशन से महफूज रहने का एक तरीका प्री बंकिंग है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की चालों से अपने आप को वाकिफ़ करवाने से आपको कहानियों का सामना होने पर इनकी पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे आप इन चालों को आसानी से समझ सकते हैं। खबरों का इस्तेमाल करते वक्त यकीनी बनाएं कि आप जानते हों कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काबिल एतमाद है या काबिल एतमाद नहीं है, और इस इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सोर्स से क्रॉस वेरीफाई करें। अपने तासुबात या बायसनेसेस का पहले से पता करके किसी भी प्रोपेगेंडे पर मबनी पैगाम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि लोग इन गलत मालूमात के लिए ज़्यादा हसास होते हैं जो उनके पहले से मौजूद ख्यालात के मुताबिक होती हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस भी कहा जाता है। लोग अक्सर तनकीदी सोच के बजाय जज्बाती होकर इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे होते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करके प्रोपेगेंडे को डीबंक किया जा सकता है। दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री सीरीज़ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और पाकिस्तान की माशी तारीख जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।